सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि सुधा कुलकर्णी जो कंपनी है टेल्को जैसी कंपनी में स्त्रियों और पुरुष के बीच में भेदभाव रखा गया कि इस कंपनी में सिर्फ पुरुष ही का आवेदन पत्र या काम कर सकते हैं, महिलाएं यहाँ काम नहीं कर सकती हैं। और जिसकी वजह से सुधा कुलकर्णी ने कंपनी को पत्र लिखा और उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि तुम जैसी मेधावी लड़कियां यानी होशियार बुद्धिशाली लड़कियां शालाओं में जा कर के अनुसंधान नए नए आविष्कार करो। अब वहाँ से आगे हम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ पेज नंबर 9 पर ये पैराग्राफ यहाँ से कि लेकिन हमें कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। उन्होंने कब कहा कि जब बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि तुम्हारी जैसी होशियार लड़कियाँ बराबर कि शालाओं में जाकर क्या करें, नए नए आविष्कार करें, नए नए खोज करें बराबर कि यहाँ पर फैक्ट्री में सिर्फ पुरुष ही उम्मीदवार हैं। तो यह बात सुधा कुलकर्णी को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। बराबर किसने दृढ़ता से कहा? सुधा कुलकर्णी। दृढ़ता ने पक्का इरादा बराबर कि फिर तुम्हारी फैक्ट्री में कभी भी कोई भी महिला काम नहीं कर पाएगी। तो एक लंबे साक्षात्कार के बाद यानी कि बुजुर्ग सज्जन और सुधा कुलकर्णी में काफ़ी क्या हुई, विचार विमर्श हुआ बराबर। और फिर वही वृद्ध सज्जन ने बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है ना, सही है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। अब देखिए यहाँ पर कि सुधा कुलकर्णी जो विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, आवाज़ उठाई। जब उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई फिर आपके फैक्ट्री में कोई भी महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी आगे चल कर के, तो वृद्ध सज्जन ने क्या कहा कि ठीक है, तो तुम्हीं से शुरुआत की जाती है बराबर। टेल्को टाटा में इंजीनियर बराबर, टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। नियुक्त ने तैनात कि टाटा जो कंपनी है उसके अंदर इंजीनियर के पद पर तैनात पहली महिला बराबर तैनात हुई। इंजीनियर के पद पर उसको वहाँ पर रखा गया। सुधा कुलकर्णी का विवाह बराबर उनको वहाँ पर रखा गया। फिर उसके बाद सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में कार्यरत ने कि टेल्को कंपनी में कार्य करने वाला व्यक्ति बराबर कौन था, नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद 1982 यहाँ ध्यान रखेंगे कि कितने साल तक उन्होंने सेवाएं दी सुधा मूर्ति ने, 8 वर्ष तक टेल्को कंपनी में उन्होंने काम किया। उनका विवाह किसके साथ हुआ, नारायण मूर्ति के साथ। बच्चों इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बोर्ड में एक वाक्य में या फिलिंग द ब्लैंक्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उन्होंने त्यागपत्र ने इस्तीफा जिसे कहते हैं कि 1982 में उन्होंने क्या किया कि जो टेल्को टाटा जो कंपनी थी उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। और बेंगलुरु में कहाँ आगे त्यागपत्र देने के बाद बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि सुधा कुलकर्णी ने कौन सी कंपनी खोली,
तो सुधा कुलकर्णी ने इन्फोसिस कंपनी खोली। इस तरह के प्रश्न बोर्ड में फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, तो वहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा दबाव देने के बाद सुधा कुलकर्णी ने महिला की ओर से ज़्यादा दबाव दिया, तो उसी कंपनी में उनको नियुक्त किया गया और वहाँ पर उन्होंने 8 साल तक उन्होंने नौकरी की और उसी कंपनी में कार्य करने वाले श्री नारायण मूर्ति के साथ सुधा कुलकर्णी का विवाह हो जाता है। और उसके बाद वो 1982 में त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे देते हैं और फिर वहाँ से वो कहाँ चले गए, बेंगलुरु चले गए। बेंगलुरु जाने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली। कौन सी कंपनी का नाम क्या है, इन्फोसिस कंपनी। बराबर। अब आगे हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं, पेज नंबर 20 पर हम जाते हैं। बराबर। अब वहाँ पर उन्होंने फिर दोनों की मेहनत और लगन, बराबर, दोनों कौन, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, बराबर, कि ध्यान से क्या किया, ध्यान लगाकर दोनों ने काम करना शुरू किया। और उसके बाद उनकी कंपनी, कौन सी कंपनी, इन्फोसिस, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति, बराबर। कहावत है दिन दूनी रात चौगनी, कि दोनों ने इतनी लगन से, इतनी मेहनत से काम किया कि उनकी कंपनी क्या होने लगी, दिन दूनी रात चौगनी। उनकी कंपनी बड़ी तेजी से तरक्की करने लगी, उन्नति आने तरक्की, बराबर। तो बच्चों, इसी तरह अगर हम लोग भी, आप लोग भी ठान ले कि परीक्षा में हमें अच्छे नंबर लाना है और उसके पीछे क्या करना पड़ेगा, मेहनत और लगन। क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जो काम कर रहे हैं उस काम में आपकी लगन, आपका लगाव होना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके बाद सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन बनी। इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड में पूछे जाते हैं कि सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन कब बनी, 1996 में, बराबर। घुमा का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। यहाँ ध्यान देंगे, सामाजिक विकास। क्योंकि सुधा मूर्ति जब विवाह के पहले उनके जीवन में अनेक समस्याएं, लेकिन उन्होंने एक भी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। बस उनका एक ही गोल था कि मुझे आगे बढ़ना है। जब वो आगे बढ़ती गई तब उन्हें लगा कि मेरे जीवन में जितने भी मुसीबतें आई, आने वाली पीढ़ी में वो मुसीबतें न आए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक विकास के अनेक कार्य किए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी समाज की तरफ, समाज को आगे ले आने के लिए। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और कार्य रूप दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी इसलिए दिया कि जहाँ पर बचपन से ही जिन बच्चों के घर में किताबों का ही माहौल होता है, किताबें ही किताबें होती, बाकी और कुछ चीज़ें होती नहीं है। आजकल के बच्चों को देखने जाए तो उनके पास क्या होते हैं, तरह तरह के खिलौने होते हैं, तरह तरह के कपड़े वगैरह होते हैं, किताबें तो बहुत कम मात्रा में। तो वैसे देखने जाओ तो इनके घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। कहते हैं कि किताब ही क्या है, हमारा सच्चा मित्र है। तो उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन का जो अनुभव था, उन्होंने क्या किया, वो अनुभव समाज को विकसित करने में उन्होंने लगाया। और कर्नाटक राज्य में जो स्कूल थे उन स्कूलों में उन्होंने कंप्यूटर दिए और लाइब्रेरी भी बनाई और उसी कार्य रूप, एक नया स्वरूप उसे दिया। ओके। सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। क्या कर दिया, पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया, यानी पूरी तरह से अपने आप को समाज को सुधारने में लगा दिया।
कि समाज के लोगों को कैसे मैं आगे ले आऊँ। उसके बाद बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। बराबर। तो तकनीकी का ने प्रवृत्ति कि समय के साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चिकित्सा ने उपाय, बराबर, उपकरण यंत्र और साधन कि जैसे कि मान लो कि पेट में दुख रहा तो उससे सोनोग्राफी करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा या एक्सरे लेना पड़ेगा, बराबर, थर्मामीटर चाहिए, बीपी मापने के लिए चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्या किए उन्होंने अस्पतालों में इन सारी सुविधा उपलब्ध कराई। क्योंकि समाज के लोग जो इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो सारी सुविधा उन्होंने वहाँ पहुँचाई। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य भी किया है। अस्पतालों में इन्होंने सुविधा उपलब्ध तो कराई है, लेकिन जहाँ पर क्या हुआ, सूखा पड़ा, न बारिश हुई, न किसी तरह की फसल हो पाई, लोग खाने पीने के लिए तड़पने लगे, ऐसा भी विस्तार था। तो उन्होंने ऐसे विस्तारों में क्या किया, राहत का कार्य उन्होंने किया, लोगों की सुविधा उपलब्ध कराई। तो बच्चों, तो हमें भी सुधा मूर्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास जो भी है तन से, मन से, धन से, हमें भी समाज की सेवा करनी चाहिए, बराबर। तो आगे अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि अनेक अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया, बराबर। कि कर्नाटक से पढ़ी हुई सुधा कुलकर्णी ने कर्नाटक में ही क्या किया, 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया। क्योंकि जो ज़माना है एक कंप्यूटर का ज़माना है। जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं उसे कहा जाएगा अनपढ़। शायद आपको पता होगा, पुराने ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें कहा जाता था कि अंगूठा छाप। और आज के ज़माने में अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो लोग उनको मूर्ख समझते हैं। जिससे कि समय के साथ साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो उन्होंने अपने राज्य को भी क्या किया, विकसित किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले। क्या खोले, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, जिससे लोग लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े और ज्ञान प्राप्त करें। उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 से कंप्यूटर वितरित किए, बराबर। वितरित ने बांटा गया। कि बता रहे हैं कि गांव के लोगों के, गांव के बच्चों को, सही बात है कि गांव के बच्चों में मेहनत करने की क्षमता होती, कार्य करने की योग्यता होती है, लेकिन उनके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से गांव के बच्चे आगे नहीं आ पाते हैं। गांव के बच्चों में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, नो डाउट शहर के बच्चे में भी होता है, लेकिन शहर के बच्चे को क्या, उनको सारी सुविधा मिलती रहती है, जिससे क्या होता है, उनका मन भटक जाता है, सही दिशा में उनका मन पहुंच पाता नहीं है। तो उसमें बहुत सारी कमियां भी है। अगर उस घर का माहौल अच्छा हो तो स्वाभाविक है बच्चे ही क्या अपने आप उस रास्ते पर निकलते चले जाते हैं। फिर उसके बाद 13 पुस्तकों की लेखिका यानी कि सुधा मूर्ति ने क्या किया, अपनी 13 किताबें उन्होंने खुद ने लिखी। सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार भी दिए गए, जिनमें से प्रमुख कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार मिला, बराबर।
उसके बाद ओजस्विनी पुरस्कार उनको मिला। ओजस्विनी यानी शक्तिशाली, कि एक महिला सभी महिलाओं के लिए जूझती रही। क्या करती रही? जूझती रही। फिर मिलेनियम महिला शिरोमणि यानी कि सहस्त्र वर्ष की उसका भी पुरस्कार उनको मिला। फिर वुमेन ऑफ द ईयर 2002 क्या FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बराबर क्या किया? शिरोमणि, शिरोमणि मान्य और श्रेष्ठ व्यक्ति के स्वरूप में इनको सम्मान दिया गया है, इनको पुरस्कार, इनको इनाम दिया। तो वाकई में सुधा मूर्ति की जितनी तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है बच्चों। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति के जो हैं पाठ है संकलित में से, उसमें हम देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ कि सुधा बच्चों ये सब भी याद करना है कि उनको कौन कौन से पुरस्कार कब दिया गया है, वो सब आपको बाय हार्ट लर्न करना है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों में बराबर उनको उपलब्धि जो प्राप्त हुआ, महिलाओं का मार्ग प्रशस्त, बराबर क्या बता रहे हैं? महिलाओं का मार्ग प्रशस्त ने उनका प्रशंसा के काबिल। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। हमने पहले देखा कि उसमें सुधा मूर्ति अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने सहपाठियों के बीच में इकलौती लड़की थी, और आज देखो तो 50% लड़कियां कहाँ पढ़ रही हैं? इंजीनियरिंग महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जो फैक्ट्री कारखाने हैं, उस कारखाने में भी क्या है? महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा ने अपना तेज बुद्धि, बौद्धिक शक्ति का तेज, बराबर लगन, परिश्रम से सफलता के ऊंचाई को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ते देखकर वे खुशी से फूले नहीं समाती। मुहावरा है, फूले ना समाना, अधिक प्रसन्न होना। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य, किंतु चलना जरूर है। कि महिलाओं को हम देखते हैं कि समाज में आज भी ऐसा समाज पिछड़ा इलाका है कि महिलाओं को आगे आने देना नहीं चाहते हैं, कि पुरुष प्रधान है, लेकिन फिर भी महिलाएं अपने बलबूते पर समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करके वो आगे बढ़ रही हैं। अभी 4 दीवारों में बैठ करके महिलाएं रहने वाली नहीं हैं। तो यहाँ पर भी जो सुधा कुलकर्णी ने जो सबसे आगे कदम उठाया बच्चों, इनके पिता एक डॉक्टर थे। एक दिन रात को, छोटी सी कहानी है, एक दिन रात को लाठी लेकर के 4-5 लोग इनके घर में आए और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, और दरवाज़ा लाठीधारी लोगों ने खटखटाया। इनके पिता ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो लठैत लोग थे इनके पिता को पकड़कर गाड़ी में डाल दिए और गाड़ी चला करके वहाँ से लेकर के निकले, और एक छोटी सी झोपड़ी जैसा था वहाँ पर लेकर आते हैं, गाड़ी से उतारते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो लड़की है इसको बच्चा होने वाला है, आप इसके डिलीवरी करवाइए। उस समय और वो लठैत लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। तो उस समय इनके पिताजी डॉक्टर तो थे, लेकिन गायनोकोलॉजी डॉक्टर नहीं थे। फिर भी बड़ी दुविधा में थे जब उस लड़की वो कहती है कि मेरे साथ बहुत घटना घटित हुई है और मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। इस बच्चे को मुझे जन्म नहीं देना है। और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उस झोपड़ी के अंदर होती है, लेकिन उसको सुनाई कम देता है।
जैसे तैसे इनके पिता ने उस बच्ची का बच्चा हुआ और वो कहती है कि मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाना है। तब इनके पिता कहते हैं, तब कुछ उनके पिता कहते नहीं हैं, और ये सब बच्चा हो जाने के बाद फिर वो बाहर निकलते हैं। वो बच्ची ने एक बेटी को जन्म दिया। तो लठैधारी ने उनको फीस में 100 रुपया दिया। बच्चों, उस समय 100 रुपया तो 10,000 के बराबर था। इनके पिता के मन में ख्याल आया। फिर तुरंत वो कहते हैं कि मेरे औजार, मेरे साधन अंदर रह गए हैं, मैं उसे लेकर के वापस आता हूँ। और फिर वो लेने के लिए जाते हैं। वो 100 रुपया उस लड़की को दे देते। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से पूना चली जाओ, वहाँ पर मेरे मित्र हैं आपटे, और जा करके मेरा नाम बता देना और तुम्हें मदद करेंगे। बच्चों को जन्म देने वाली यह लड़की पूना पहुंच जाती है, आपटे को मिलती है और पूरी कहानी बताती है। वहाँ पर उसको नौकरी पर रख लेते हैं, और जैसे उसके लड़की के घर वालों को पता चलता है तो लोग पूना पहुंच जाते हैं, उसे परेशान करते। फिर ये लड़की कहती है, मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती हूँ तुम लोगों की। और फिर इसके घर वाले इसे छोड़कर चले जाते हैं। बच्चों को जन्म देने वाली यह लड़की अपने बेटी को डॉक्टर बनाती है। फिर वो उसके बाद अपने बेटी को सारी कहानी वो बताती है कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, और चंद्र राय नाम के एक डॉक्टर थे। उस वहाँ फिर पूना मिलने जाती है। पता चलता है कि आपटे की मृत्यु हो गई है, और एकाएक इसी जन्म देने वाली बेटी ने ही क्या अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोला महिलाओं के लिए, और उसके उद्घाटन के लिए सुधा मूर्ति के पिता जी वहाँ पर गए थे। जब उन्हें पता चला कि यही चंद्र राय हैं, तो उनके पैरों में वो गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय आपने मुझे सहायता और मदद की, और मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, और उसी के उद्घाटन में आपको यहाँ बुलाया गया है। तो बच्चों, ये सारी कहानी जब उनके पिता ने सुधा कुलकर्णी जब छोटी थी तब बताया था, तभी से सुधा कुलकर्णी के मन में महिलाओं के लिए आदर और सम्मान भरा हुआ था कि मैं भी कुछ महिलाओं के लिए करूँगी। तो बच्चों, इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को एक ऐसे प्रतिभाशाली बनाएंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ की चर्चा समाप्त हो रही है, बराबर, और आने वाले इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।